बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब, जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और इस बात की तस्दीक भी आला अथॉरिटी की तरफ से कर दी गई है। अगर जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई है तो फिर और कौन कौन इसकी लपेट में आएगा, ये बड़ी बम्बूकाट स्टोरी है। और इसके साथ साथ जनाब ऐलान जंग कर दिया गया है, बता दिया गया है कि तुम रहोगे या हम। कौन कह रहा है और कौन ये धमकियां दे रहा है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दिया करें। तो लिहाजा ये धमकियों के मामले पे आने से पहले ज़रा थोड़ी सी बात आज जो अहम मुकदमात थे या अहम न्यूज़ हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलानी है आपकी। कि एक तो जनाब इमरान खान के हवाले से ममनुआ फंडिंग केस का जो फैसला है, यानी कि केस है ये इलेक्शन कमीशन में, पीटीआई ममनुआ फंडिंग, उसको एक बार फिर टेकअप कर लिया गया है और 1 नवंबर का नोटिस जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन दोबारा 1 नवंबर को ममनुआ फंडिंग केस पर कार्रवाई का आगाज़ करने जा रहा है। और इमरान खान जो पहले से मुश्किलात का शिकार हैं, ये उनके खिलाफ एक और वो क्या कहते हैं, अपना खौफ का आलम होगा कि खौफ का बाइस बनेगा ये मुकदमा। और इमरान खान की साइफर केस में जो शहादतें रिकॉर्ड होनी थी उनके खिलाफ, वो आज नहीं हो सकी। हाँ, इमरान खान की जो वकलात टीम है उनको इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि आज एक दिन और उन्होंने जो है वो ताख़ीर हासिल कर लिया, डिले टैक्टिक्स जो है वो उनका कामयाब रहा है। क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की साइफर केस की जो दरखास्तें हैं, यानी कि कार्रवाई रोकने, इसी तरह ज़मानतों के हवाले से जो दरखास्तें, इन पर फैसला महफूज किया था जो कि 12 बजे सुनाया जाना था। लेकिन साइफर केस की समाअत सुबह अडयाला जेल में थी, तो जैसे ही साइफर केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो आज अदालत ने 5 गवाहान को शहादतें रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर रखा था। वो 28 जो लिस्ट दी गई है उनमें ये 5 अफराद हैं, ये पाँचों के पाँचों वजारत खारजा के मुलाजिम हैं। यानी कि ये उस प्रोसेस का हिस्सा हैं कि जिन्होंने साइफर वसूल किया या डी कोड किया, या एक हाथ से दूसरे हाथ फिर तीसरे हाथ, तो चलता चलाता जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक गया। तो ये उस चेन का हिस्सा थे ये पाँचों लोग भी। तो लिहाजा ये जो लोग थे इनको बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो इमरान खान के वकला का कहना था कि इससे मुतल्लिक जो केसेस हैं, यानी कि साइफर के हवाले से जो केसेस हैं, ज़मानत का केस भी है, इसको रोकने के हवाले से केस भी है, तो लिहाजा उनका फ़ैसला आने तक कार्रवाई रोक दी जाए, जिस पर अदालत ने 31 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी की है। यानी कि अब 31 अक्टूबर को जो शहादतें हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी। लेकिन अब जबकि मैं वीडियो आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तब तक वो फैसला भी आ चुका है, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जो दरखास्तें हैं इनको मुस्तरद कर दिया है। यानी कि इनकी जो साइफर केस में ज़मानत और इसमें जो कार्रवाई रोकने और इसको साइफर केस में जो दफात लगाई गई हैं इनको ख़त्म करने के हवाले से जो केसेस थे इनको मुस्तरद कर दिया है। और अपने फ़ैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पे ये कहा है, एक तो इनकी ज़मानत मंजूर नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि ये जो मामला है, साइफर से मुतल्लिक जो मामलात हैं, उसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन के पास ठोस शवाहिद हैं, जबकि दरखास्त गुजार के वकला ने जो केस पेश किया है वो भी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इमरान खान जो हैं उनके पास अभी भी साइफर मौजूद है, यानी कि उनसे उसकी रिकवरी करवानी है। तो इमरान खान का ये जो जुर्म है ये संगीन नवीयत का मामला है और इसके साथ साथ जुर्म से इनका लिंक भी साबित हो रहा है, क्योंकि उनके पास अभी तक साइफर मौजूद है और ख़ुद वो इतराफ़ भी तो कर चुके हैं ना। तो लिहाजा इनकी ज़मानत नहीं दी जा सकती। और इसके साथ साथ इस फैसले में ये भी कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन का केस है कि वजारत खारजा ने साइफर को डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाया। इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। ये फैसले में कहा गया सब चीज़ें। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इमरान खान ने साइफर के मंदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दफ्तर खारजा के साबका और मौजूदा अफसरान बिलखसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। बादिल नज़र में मुकदमा में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। अब इसका मतलब यह है कि इमरान खान के खिलाफ सेक्शन 5 के तहत मुकदमा आगे चलेगा, यानी कि यह गद्दारी का मामला जो है इमरान खान के गले पड़ेगा और इमरान खान को इन पर जवाब भी देना पड़ेगा। आइंदा समाअत पर डेफिनेटली इमरान खान के खिलाफ जो शहादतें हैं वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगी। कब तक खैर ये डिले टैक्टिक्स यूज़ किए जा सकते हैं, एक मौका मिल गया। आप सोचें कि 31 अक्टूबर को क्या आपने अदालत के सामने जवाब जो है वो लेके जाना है। हाँ, अभी तक
عمران خان کے وکلا کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہاں آپ چلیں جائیں، فورم ہے آپ کے پاس، قانونی فورم ہے، آپ جا کے وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹائیں، اور ممکن ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں آپ کو وہاں سے کچھ ریلیف مل جائے، لیکن اب تک جو شواہد سامنے آئے ہیں ان کے مطابق ریلیف ملنا بڑا مشکل ہے، اور مایوسی اسی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی بڑھتی ہوئی مایوسی کا اظہار خود علیمہ خان بھی آج کر چکی ہیں، جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جناب ہمیں تو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تحریک عمران خان جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، لیکن ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ جی عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، ان کو الیکشن سے پہلے یہ باہر نہیں آنے دیں گے اور شاید الیکشن کے بعد بھی باہر نہ آنے دیں۔ مطلب یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کو آئین اور قانون کی پاسداری کی نہیں، سہولت کاری چاہیے۔ بھئی آپ کے خلاف ثبوت ہیں، آپ ایک تو اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے وکلا ہوں یا سیاسی لیڈر، کارکن ہو یا کوئی بھی بندہ، یار یہ نا عدالتوں میں آپ نے فائٹ کرنی ہوتی ہے قانون کی طرح، آپ قانونی طور پہ اپنے مقدمات لڑیں، آپ وہاں بھی سیاسی مقدمات لڑتے ہیں، آپ وہاں پہ قانونی دلیل دینے کی بجائے سیاسی تقریریں کرتے ہیں، تو عدالت نے سیاسی تقریروں پہ تھوڑی فیصلے دینے ہیں یار۔ وہ جو سہولت کاری والے جج تھے وہ چلے گئے، وہ تقریروں پہ گڈ ٹو سی یو کہا کرتے تھے، وہ آپ کی شخصیت سے، آپ کے ہینڈسم لیڈر سے انسپائر تھے، ان کو قانون سے زیادہ اپنے لگاؤ کا تھا، اپنی لگن کا تھا۔ اب یہاں پہ یہ وہ سہولت کاری نہیں ہے، تو اب قانون کے مطابق چلیں تو شاید کوئی معاملات آگے بڑھ جائیں، لیکن قانون پر چلنے کے لیے انہوں نے تحریک انصاف کی طرف سے کچھ نئے وکلا کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ لاہور سے ایک نامور وکیل ہیں جناب آفتاب احمد باجوہ صاحب، بڑے پرجوش قسم کے وکیل ہیں اور بڑی دبنگ قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ بھی یہ ہے کہ باجوہ صاحب قانون کے ساتھ ساتھ سیاسی رنگ کو بھی جو ہے نا وہ لطیف کھوسا کی طرح پیش کرنا بھرپور طریقے سے جانتے بھی ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں پہلے ہی دن انہوں نے کھڑا کرتا ہے، اور پہلے ہی دن آج وہ سائفر کیس میں پیش بھی ہوئے ہیں، جہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے آج ایک بار پھر جج کے سامنے یہ شکوہ شکایت کیا ہے کہ جی ان کے حکم پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا، ان سے ان کے وکلا کی ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ جج صاحب نے کہا جب میں آرڈر کرتا ہوں تو کیوں نہیں عمل درآمد کروایا جاتا؟ پھر انہوں نے رپورٹ مانگی، اب رپورٹ آ جائے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چاہتے ہیں نا، مطلب اب یہ اگر یہ چاہیں کہ جی یہاں پہ وکلا کے ایک 100-150 جتھے کو بھیج دیں جہاں سے ہم خطاب کر کے اپنا شوق خطابت پورا کر لیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن جن وکلا کو اجازت دی جاتی ہے وہ ملاقات کرتے ہیں، اور ابھی جب رپورٹ سامنے آ جائے گی تو حقیقت سامنے آ جائے گی۔ لیکن آفتاب باجوہ صاحب کا آپ کو بتاتا چلوں کہ مصوف نے آج پہلے دن ہی پیشی کے بعد جو ہے وہ ایک مطلب دبنگ قسم کا تقریر کر دی ہے، اور انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ عمران خان کے باقی وکلا شاید اس لیول پہ نہیں جا رہے تھے جس لیول پہ یہ گئے ہیں، انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کا نام لے کے دھمکی دی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے کیس آپ نہ سنیں تو یہ کیوں سنتے ہیں؟ مطلب ان کی مرضی کا قانون ہونا چاہیے، ان کی مرضی کا آئین ہونا چاہیے، آپ نے جس پہ اعتراض کر دیا وہ الگ ہو جائیے، جج کی ثواب دید پہ ہوتا ہے، آپ کے دور حکومت میں بھی ایسا چلتا رہا خان صاحب، لیکن اب آپ برداشت بھی کریں نا۔ یہی عامر فاروق صاحب ہیں جنہوں نے آپ کو کئی بار ریلیف دیا ہے، جب گڈ ٹو سی یو کہہ کے آپ کا کیس ریفر کیا گیا تھا نا بندیال صاحب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ، تو یہی تھے جنہوں نے آپ کو ریلیف دیا تھا، تو بہت سارے کیسز میں آپ کو ریلیف بھی دیا ہے، لیکن اب آپ کہتے ہیں جی نہیں جی آئین اور قانون سائڈ تے رکھو، سانو ریلیف دے جو، اور انہوں نے جسٹس عامر فاروق صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا نام لے کے کہا ہے عامر فاروق ہوگا یا ہم ہوں گے، یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی عامر فاروق صاحب نے اگر ہماری بات کا نوٹس نہ لیا یا وہ مقدمات سے الگ نہ ہوئے تو پھر ہم ان کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے۔ مطلب ججوں کو پریشرائز کرنے کے لیے اس حد تک جائیں گے آپ کہ آپ ججوں کو جو ہے وہ سکینڈلائز کرنے کی کوشش کریں گے، بے بنیاد جھوٹے الزامات لگائیں گے، اور یہ ساری گیم سے ملے گا کیا؟ میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ سیاسی تقریریں کرنے کی بجائے قانونی انداز میں آگے بڑھیں، اور پھر شاید آپ کو کہیں سے کچھ ریلیف مل جائے، لیکن ایسے کچھ نہیں ہوگا۔ تو جناب اب آتے ہیں ویلو کی جو دوسری خبر ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو بڑی کارروائی شروع کر لی گئی ہے وہ کہاں ہے؟ تو جناب جنرل فیض حمید صاحب کے جن کا پورا جو کیریئر ہے وہ سیاسی معاملات میں مداخلت سے بھرا پڑا ہے، بہت سارے ایسے دھرنے جن میں ان کا نام جو ہے وہ آتا رہا ہے، جیسے آپ 2014 میں طاہر القادری اور عمران خان کا دھرنا دیکھ لیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں ذکر موجود ہے کہ جی فیض حمید صاحب نے اس کے لیے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح تحریک لبیک کا جو دھرنا ہے جس میں ان کے دستخط بھی موجود ہیں اس معاہدے پہ، تو اس میں بھی ان کا کردار جو ہے وہ آتا رہا ہے۔
फैज़ हमीद साहब पे मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज इल्ज़ामात भी लगाती रही हैं। जब वो अपना डीजी के ओहदे पे नहीं थे, इससे नीचे थे, यानी कि डीजीसी के ओहदे पे थे, तब भी इन पर इल्ज़ामात जो है वो लगते रहे हैं। यानी कि इन्होंने अपने दौर में भरपूर किस्म की सियासी मुदाखलत की जाती रही है इनकी तरफ से, और इस हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी मौजूद रहे हैं। और ये इमरान खान के बड़े करीबी समझे जाते थे, बल्कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये इंतहाई पावरफुल जो है वो जर्नल माने जाते थे कि शायद ये कोई अपने जो इनके ड्यू इख्तियारात हैं उससे भी ज़्यादा के इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करते थे। तो जनाब फैज़ हमीद साहब कैसे फंस चुके हैं, आपके इल्म में होगा कि फैज़ाबाद धरना केस का फैसला 2019 में आया था, तो तब से तकरीबन कोई 4 साल से इस पर जो नजर षानी की अपीलें हैं वो पेंडिंग पड़ी थी। फिर इंतज़ार किया जाता रहा कि कब काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बनेंगे और वो इस किस्म के जो बड़े बड़े मुकदमात हैं वो टेकअप करेंगे, और जो गंद पड़ा हुआ है, मतलब मुकदमात का जो गंद है, इसको साफ करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने बिलाखिर आने के बाद इस केस को टेकअप किया था। तो अब इस पर जो पहली हेयरिंग हुई है, ये आई थिंक 28 सितंबर को इसकी हेयरिंग हुई थी। अब ये मेरा ख्याल है कि 1 नवंबर या 2 नवंबर को इसकी समाअत जो है वो दोबारा होनी है। इस पर अमल दरामद रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी अमल दरामद रिपोर्ट भेजी है, और मेरा ख्याल इसमें जो है वो पैमरा की तरफ से भी रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन अब जो ताज़ा रिपोर्ट आई है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से आई है, जिसमें ये बताया गया है कि उन्होंने अदालत के फैसले के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी है। 3 रुकनी कमेटी है जिसकी सरबराही एडिशनल सेक्रेटरी दिफा कर रहे हैं। इसी तरह इस कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और एक डायरेक्टर लेवल के अफसर हैं ISI के। ये 3 रुकनी कमेटी है जो कि इन पूरे जो मामला थे, यानी कि ये जो फैज़ाबाद का धरना है जिसमें TLP के साथ होने वाला मुआहदा और दीगर मामला जिनमें कहा गया कि जिन जिन फौजी अफसरान ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी मामलात में मुदाखलत की है उनका तयन भी किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। तो जो TORs इसके सामने आए हैं उनके मुताबिक जनाब, जो TORs के मुताबिक ये जो कमेटी है ये तमाम जो इसके हवाले से जो गवाहान हैं उनके बयानात भी रिकॉर्ड करेगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, और इसके साथ साथ जिन जिन लोगों के हवाले से शुकूक व शुबहात हैं उनके हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके 1 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। और अगर सवाल ये है कि इस मामले का जायज़ा लिया जाता है तो फिर जनरल फैज़ हमीद साहब वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने TLP के साथ होने वाले मुआहदे पे दस्तखत भी किए थे, और उस वक़्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल के भी इस मुआहदे पे दस्तखत के थे। और आई थिंक एक और फौजी शख्सियत है शायद जनरल अजहर नवीद हयात साहब जो कि साबिक DG रेंजर्स पंजाब थे, इनके भी दस्तखत हैं। तो इन 3 शख्सियात के हवाले से जब ये सारी इंक्वायरी होगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और आपके इल्म में है कि एहसन इकबाल साहब पहले ही ये बात कह चुके हैं कि वो फैज़ हमीद को मना करते थे कि आप इस माहदे पे दस्तखत ना करें, लेकिन फैज़ हमीद कहते थे कि अगर मैंने दस्तखत ना किए बतौर गारंटर तो फिर TLP इस माहदे पर अमल दरामद नहीं करेगी। यानी कि वो कौन था जो मजबूर कर रहा था कि नहीं जी आपने ही दस्तखत करने हैं। तो जब ये सारा टेकअप होगा मामला तो फिर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, चूँकि वो इमीडिएट बॉस थे, क्या उनकी मंशा के बगैर, उनके आर्डर के बगैर सारा कुछ होता रहा या वो भी इसमें शामिल थे, तो फिर मामला शायद उस तरफ भी जाएगा। लेकिन जनरल बाजवा के हवाले से कुछ इशारे हमें बता रहे हैं कि शायद वहां तक जो है वो मामला तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके इल्म में है कि चंद माह कबल एक तकरीब के दौरान मौजूदा आर्मी चीफ जनाब जनरल आसम मुनीर साहब ने जनरल कमर जवेद बाजवा को अपने साथ नशिस्त पर बिठा के ये पैगाम दिया कि हम साबिक आर्मी चीफ के साथ हैं। ये पैगाम तो खैर उन्होंने किसी और को दिया था, लेकिन फिर सबके लिए ये पैगाम मौजूद है। लेकिन फैज़ हमीद के लिए मुश्किल वक्त है, और फैज़ हमीद हालिया अय्याम में भी मुश्किल से 2-4 हैं, क्योंकि पिछले चंद माह से वो गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो मंजर से गायब हैं। उनके खिलाफ मुख्तलिफ इंक्वायरियों की खबरें भी मंजर यहाँ पे आती रही हैं। उनके भाई नजफ सियाल के नजफ हमीद जो हैं, सॉरी नजफ सियाल मैंने कह दिया, ये साबिक MPA थे, तो सॉरी जनाब, ये नजफ हमीद साहब जो हैं इनके खिलाफ भी इंक्वायरीज चल रही हैं। और आपके इल्म में होगा कि चकवाल में एक चोरी हुई थी जिसमें कहा गया था कि जी नजफ हमीद साहब के घर पे चोरी हुई, कुछ डिवाइसेस वगैरह जो हैं वो गुम हुई हैं, तो कभी वो सामने क्यों नहीं आई। ये मामला भी बड़े जो है ना वो पेचीदा किस्म के हैं, यानी कि समझने के लिए इशारा काफ़ी है, बाकी आप खुद इसका जायज़ा लगाएं। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।